हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन चैप्टर में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल टाइम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे हम नीट की बात करें या JEE की बात करें, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो पहले हम इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होगा, देन हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को। आज का हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसे हम शॉर्ट में CP से भी रिप्रेजेंट करेंगे। So what is colligative properties? Colligative properties of solution are those properties which depends on the number of particles of solute. Solution की ऐसी properties जो solute particles के नंबर पे डिपेंड करे, क्वांटिटी पे डिपेंड करे, उन्हें हम colligative properties कहेंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं colligative properties are those properties of solution which depends on the number of particles of solute। सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे, उन्हें हम कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। स्पेशली यहां हम 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट RLVP, जिन्हें हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और 4 ऑस्मोटिक प्रेशर। इन टॉपिक्स पे हमने डिटेल में पहले डिस्कशन कर लिया है, आप चाहें तो थ्योरी लेक्चर में जाकर के डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। हम यहाँ पर इनका एक ओवरव्यू देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सफिशियंट होगा। तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा हमारे पास RLVP। RLVP का मतलब होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है RLVP, जिसे हम del P अपॉन P0 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज del P अपॉन P0 इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज XB। तो यहां आप लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये सब कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आपको ये याद भी होगा। तो del P अपॉन del P ये डायरेक्टली डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। B को हम सॉल्यूट एज्यूम करके चलते हैं, इसलिए यहां पे XB लिख लिया, ठीक है। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा एलिवेशन इन फ्रीजिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम del TB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां इसका फॉर्मूला हो जाएगा del TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी M। क्लियर है? जहां del TB क्या है? del TB है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मींस इंक्रीज होना, तो बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट होगा ये रिप्रेजेंट होता है del TB से। KB क्या है? ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यहां पे M क्या है? मोलैलिटी है। KB को हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये सब कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं del TF से, और इसका फॉर्मूला इक्वल टू होगा KF इंटू M।
जहां डेल टी एफ क्या है, डेल टी एफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और के एफ क्या है, के एफ है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई इक्वल टू एम आर टी, या फिर इसे आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में दैट इज सी आर टी। क्लियर है? जहां एम क्या है, मोलैरिटी है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी है टेम्परेचर। तो इस तरह से ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तब कंडीशन के लिए अप्लाई होते हैं जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूट ना तो डिसोसिएट होता है और ना ही एसोसिएट होता है। उस कंडीशन के लिए ये सभी फॉर्मूलेज एप्लीकेबल हैं। बट अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पे सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए तो उस कंडीशन में हमें इन फॉर्मूलेज में करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट होती है, और उस करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर का। तो वेंट हॉफ फैक्टर क्या है ये हम समझेंगे और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम कौन से कंडीशन में इन फॉर्मूलेज को यूज करेंगे। जैसे चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट सपोज हम ग्लूकोज को, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ग्लूकोज को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो जब ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, तो ये वाटर में जाके सिंपली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा और ये एक ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म कर लेगा। मींस ना तो ये वाटर में डिसोसिएट होगा, ना तो ब्रेक होगा और ना ही एसोसिएट होगा। एसोसिएट मींस कंबाइन होगा। ये सिंपली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। तो इस कंडीशन में हमने जितना पार्टिकल्स लिया था उतना ही पार्टिकल्स यहां पर हमको मिलेगा। क्लियर है? तो ऐसे कंडीशन में जहां सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के पहले और डिसॉल्व करने के बाद दोनों ही कंडीशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज ना हो, सेम रहे, ऐसे कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। बट जब हम ऐसे सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं जो सॉल्यूशन फॉर्म करने पे या तो डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए, तब हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे। वहां पर हमको यूज करना पड़ेगा वेंट हॉफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट। तो आइए समझते हैं वेंट हॉफ फैक्टर क्या है। वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस वेंट ऑफ फैक्टर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, शॉर्ट में CP लिख लेते हैं, अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। So Venn of factor is defined as the ratio of observed colligative property to the theoretical colligative property। और इस Venn of factor का इन सभी फॉर्मूले में हम यूटिलाइज कर देंगे, देन हमको मिल जाएगा डिसोसिएशन और एसोसिएशन कंडीशन के लिए एक नया फॉर्मूला। तो यहां हम फिर से लिख सकते हैं, जब भी क्या हो, जब भी यहां पे डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, दोनों ही कंडीशन में जो नया फॉर्मूला होगा इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, उसे अब हम लिखते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे RLVP की। तो RLVP का न्यू फॉर्मूला बन जाएगा डेल P अपॉन P नॉट इक्वल टू I का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा I इंटू XB। ये है न्यू फॉर्मूला जब सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में जाने पे डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाए। इसी तरह सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला बन जाएगा डेल TB इज इक्वल्स टू I
KB इंटू एम। क्लियर है? एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हो जाएगा डेल TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू एम। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर का हो जाएगा पाई इक्वल टू I इंटू MRT, या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में, दैट इज ICRT। तो जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होगा तो हमको इन फॉर्मूले को यूज करना है, और जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाए तो हमको वेंट ऑफ फैक्टर के कॉन्सेप्ट से इन सभी फॉर्मूले को यूज करना है। सिंपली हमने क्या किया है, I का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखते हैं अगर डिसोसिएशन हो जाए या एसोसिएशन हो जाए तो उस कंडीशन में I का वैल्यू क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू किस तरह से वैरी करेगा, इन चीज़ों को समझते हैं। पहले हम बात करते हैं डिसोसिएशन की। फर्स्ट डिसोसिएशन को हम एक एग्जांपल समझते हैं। चलिए लेट सपोज हमारे पास है NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, और जब इस इलेक्ट्रोलाइट को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस। इस तरह से NaCl अपने आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम वेंट ऑफ फैक्टर देखें इस सॉल्यूशन के लिए तो ये हो जाएगा I इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सॉल्यूशन में जितने हमको पार्टिकल्स दिखेंगे वो होगा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और थ्योरेटिकल क्या है, हमने मिक्स करने के पहले जितने पार्टिकल लिए हैं वो होगा थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमें ऑब्जर्व क्या हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है पहला Na प्लस आयन के पार्टिकल्स और सेकंड Cl माइनस के पार्टिकल। तो यहाँ पे दो टाइप के पार्टिकल हमको ऑब्जर्व होंगे, तो हमारा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा 2, और थ्योरेटिकल जो हमने पहले लिया था वो है NaCl। तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट के पार्टिकल हमने लिए थे, दैट इज NaCl। तो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया 1। इस तरह से हमको I का वैल्यू मिल गया, I इज इक्वल्स टू 2/1 मीन्स I का वैल्यू हो गया 2। क्लियर है? तो हमने डिसोसिएशन का एक एग्जांपल लिया और इसमें हमको I मीन्स वेंट ऑफ फैक्टर कितना मिल गया, 2। अब हम एसोसिएशन को एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि एसोसिएशन के कंडीशन में वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू किस तरह से वैरी करेगा। तो हमारा सेकंड केस है एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है जो हमने फॉर्मेलिटी टॉपिक में पहले डिस्कस किया है। जब हम बेंजोइक एसिड को बेंजीन सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो बेंजोइक एसिड डाइमर फॉर्म कर लेता है। बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर के एक डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एग्जांपल, ये है बेंजोइक एसिड C6H5COOH। बेंजोइक एसिड को जब हम बेंजीन के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर के C6H5COOH, इस तरह से 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से डाइमर फॉर्म करने के प्रोसेस को हम डाइमराइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में हमने देखा कि 2 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के आपस में कंबाइन होकर के एक ही मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्लियर है? यहां देखिए 2 मॉलिक्यूल है और एक कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल बन गए। तो इस कंडीशन में वेंट ऑफ फैक्टर I क्या होगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमें सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही पार्टिकल ऑब्जर्व होगा तो यहां हो जाएगा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1, और थ्योरेटिकल हमने कितना लिया था 2, तो ये हो जाएगा अपॉन 2, और इस तरह से हमको I का वैल्यू मिल जाएगा I इक्वल टू 1/2 दैट इज 0.5। क्लियर है? तो डिसोसिएशन के केस में हमको मिला I इक्वल टू 2 और एसोसिएशन के केस में हमको मिला I इक्वल टू 0.5। और जब ना तो डिसोसिएशन होगा और ना ही एसोसिएशन होगा तो उस कंडीशन में I का वैल्यू 1 होगा।
तो यहां देखिए जब इस फॉर्मूले में हम i का वैल्यू 1 रखेंगे तो एग्जैक्टली हमको ये सारा वैल्यू मिल जाएगा, सारा फॉर्मूला मिल जाएगा जो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, जब ना तो एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन होगा। तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। देखिए यहां पे थोड़े यहां पे फोकस कीजिएगा। नोट करके हम यहां पे कुछ कंडीशंस लिख लेते हैं। फर्स्ट, जब डिसोसिएशन होगा, जब भी डिसोसिएशन होगा तो उस कंडीशन में i का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर है? ये हमने देख लिया i का वैल्यू कितना है 2। सेकंड, जब एसोसिएशन होगा मीन्स सॉल्यूट पार्टिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में i की वैल्यू ऑलवेज 1 से लेस ही रहेगी। क्लियर है? क्योंकि कंबाइन हो रहे हैं तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्वांटिटी कम ही हो जाएगी। तो यहां हमको क्या मिला था, i इक्वल टू 0.5। और थर्ड, जब नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन मीन्स ना तो डिसोसिएशन होगा और ना ही एसोसिएशन होगा, तो इस कंडीशन में जितने थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगे उतने ही ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगे। मीन्स i का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमको वेंट ऑफ फैक्टर के लिए अलग अलग वैल्यू मिल गया। क्लियर है? तो ये आपको माइंड में रखना है। जब डिसोसिएशन होगा तो ऑलवेज वेंट ऑफ फैक्टर i का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। जब एसोसिएशन होगा तो i का वैल्यू लेस देन 1 होगा। और जब ना तो डिसोसिएशन होगा और ना ही एसोसिएशन होगा तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 1। और इस तरह से हम i की वैल्यू को यहां पुट करके डिफरेंट कंडीशन के लिए जो भी फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे एक ओवरव्यू देख लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं इस पे क्वेश्चन। अगर हमको कुछ और कॉन्सेप्ट बीच बीच में रिक्वायर्ड रहेंगे तो हम वहां भी इसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगले क्वेश्चन से। तब तक आप इन कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए ताकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिले। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पूरे सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 31 और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। द वेंट ऑफ फैक्टर i for a compound which undergoes dissociation in one solvent and association in other solvent is respectively। ये क्वेश्चन नीट 2011 का है जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि वेंट ऑफ फैक्टर का दो अलग अलग कंडीशन में जब पहले डिसोसिएशन होगा और सेकंड एसोसिएशन होगा तो किस तरह से वैरी करेगा। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन को हम रीड करने से पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया है, जब डिसोसिएशन होगा तो i वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और जब एसोसिएशन होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू लेस देन 1 होगा। चलिए अब चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसको मैच करता है। फर्स्ट ऑप्शन है लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। ये नहीं होगा क्योंकि हमारे पास पहला केस डिसोसिएशन का है तो ग्रेटर देन होगा और सेकंड केस एसोसिएशन का है तो लेस देन होगा। सेकंड ऑप्शन बी है लेस देन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 ये होगा। जब डिसोसिएशन होगा तो ग्रेटर देन 1 एंड एसोसिएशन में लेस देन 1, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 32 और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन हमारे पास है which one of the following electrolytes has the same value of Van't Hoff factor as that of aluminium sulfate if all are 100% ionized। आपको 4 ऑप्शन गिवन है और ये क्वेश्चन है नीट 2015 का। आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्यूमिनियम सल्फेट का वेंट ऑफ फैक्टर जितना होगा उतना इनमें से कौन से कंपाउंड का वेंट ऑफ फैक्टर होगा जो ऑप्शन में गिवन है। तो वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना हमें आता है। पहले हम एल्यूमिनियम सल्फेट को आयोनाइज करके देख लेते हैं कि उसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा, फिर हम उसको ऑप्शन से मैच कर लेंगे। तो देखिए जब हम एल्यूमिनियम Al2SO4 थ्राइस
एल्यूमिनियम सल्फेट को आयोनाइज करेंगे तो इसके आयन किस तरह से फॉर्म होंगे, एल्यूमिनियम ऑलवेज 3+ बनाता है, प्लस सल्फेट आयन में क्या होता है 2- चार्ज होता है। तो यहां देखिए एल्यूमिनियम के 2 पार्टिकल्स बनने वाले हैं और सल्फेट के 3 पार्टिकल्स। क्लियर है। तो वेंट ऑफ फैक्टर की अगर हम बात करें तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख लेता हूं मैं OCP अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने काफी डिटेल में अभी जस्ट डिस्कस किया है। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, जो आयंस में पार्टिकल होंगे यहां पे डिसोसिएट होने के बाद, आयोनाइज होने के बाद, तो 2 और ये 3, 2 + 3 टोटल कितने पार्टिकल्स मिल गए 5, और थ्योरेटिकल हमारे पास कितना है 1 पार्टिकल, तो ये हो जाएगा 5/1 मीन्स यहां I हमको मिल गया 5। क्लियर है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट में I मीन्स वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू है 5। अब चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 5 है और जिसमें होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए को डिस्कस करते हैं, हम इसको आराम से समझते हैं। एक बार आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई, कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया तो आप देखते ही सॉल्व करेंगे, इसीलिए हम अभी डिस्कशन डीप में कर रहे हैं, आराम से डिटेल में कर रहे हैं। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए हमारे पास है K3FeCN6। जब हम इस कंपाउंड को आयोनाइज करेंगे तो इसका K+ और यहाँ FeCN6- आयन फॉर्म होगा। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा K+, प्लस यहाँ पे पोटेशियम कितना है 3, तो इसके बनेंगे 3 पार्टिकल्स, और यहाँ पर FeCN6 इसके एक ही पार्टिकल है और इस पे कितना चार्ज होगा 3- चार्ज। क्लियर है। तो यहां देखिए ऑप्शन ए के लिए I की वैल्यू हम देखना चाहें तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I = ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1, तो यहां I की वैल्यू हमको मिल गई है 4। नेक्स्ट ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास है K4FeCN6। जब हम इसे आयोनाइज करेंगे तो अगेन पोटेशियम प्लस बनेगा, लेकिन यहाँ पे कितना 4 पार्टिकल है तो ये 4 आ गया, प्लस FeCN6। इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस पे 4- चार्ज लगेगा, और अगर इसके लिए हम I की वैल्यू चेक करना चाहें तो क्या हो जाएगा 4 + 1, ये हमारा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज 4 + 1 5, और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 ही पार्टिकल है तो ये हो गया 1, और इस तरह से हमको मिल गया 5। क्लियर है, हमारा आंसर यही आ गया। बट आगे भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए एल्यूमिनियम में कितना है, एल्यूमिनियम सल्फेट में 5, और ये भी क्या मिल गया हमको 5, तो ये हमारा आंसर यही फिनिश हो गया है। बट आगे हम और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, सॉरी ये देखिए यही ऑप्शन सी था, इसको हमने पहले सॉल्व कर लिया, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन चाहे कोई भी हो, ये हमारा ऑप्शन सी हमने पहले सॉल्व कर लिया। ये ऑप्शन बी को अब हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास है AlNO3 और ये होल है 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, जब इसको हम आयोनाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Al3+ NO3-, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 3, तो इस पे हो जाएगा ये 3 पार्टिकल। इस तरह से आप देखिए I की वैल्यू 1 + 3 4, और थ्योरेटिकल क्या होगा 1, तो I की वैल्यू हो जाएगी 4/1, और ये हमको मिल गया 4। क्लियर है। यहाँ देखिए ऑप्शन डी लास्ट, ऑप्शन डी हमारे पास है K2SO4। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, जब इसको आयोनाइज करेंगे तो फिर से पोटेशियम K+ बनाता है और सल्फेट बनाएगा SO4 2- चार्ज। तो पोटेशियम के यहाँ पे 2 पार्टिकल्स हैं, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 1, I की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन थ्योरेटिकल है 1, तो ये हो जाएगा 3/1 फाइनली 3। तो यहाँ देख लीजिए सभी ऑप्शन को, ऑप्शन ए में हमारे पास I की वैल्यू है 4, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन बी में है 4, और ऑप्शन डी में कितना है 3। तो एल्यूमिनियम सल्फेट जिसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना था, इसका वेंट ऑफ फैक्टर था 5, ये है सेम एज दैट ऑफ
ऑप्शन सी में हमारे पास कौन सा कंपाउंड है? ऑप्शन सी में है K4FeCN6। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह से हमको ऑप्शन सी मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल गिव द सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ K4FeCN6। ये क्वेश्चन नीट 1994 का है। इसमें आपको पूछा गया है कि जो भी हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है उनमें से कौन से ऑप्शन में वेंट ऑफ फैक्टर सेम उतना ही होगा जितना कि हमें कंपाउंड गिवन है K4FeCN6। ऐसे ही क्वेश्चन सेम पैटर्न में क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है, बट हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग हो जाए ताकि हमको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाए, देखते ही बन जाए, इसलिए हम इसको एक बार और डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हमको बोला गया है कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड K4FeCN6। इस कंपाउंड का जितना वेंट ऑफ फैक्टर होगा उतना किस ऑप्शन का होगा, ये पूछा गया है। तो पहले इसको हम आयोनाइज करके देख लेते हैं कि इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना आने वाला है। जब हम इसको आयोनाइज करेंगे तो ये बन जाएगा पोटेशियम K+, और पोटेशियम कितना है 4, तो यहां पर इसके 4 पार्टिकल बन जाएंगे। फिर देखिए यहां पर FeCN6, यहां पर इसका भी एक आयन फॉर्म हो जाएगा FeCN6। यहां पे सिर्फ एक ही पार्टिकल है, इसका मतलब चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पे 4+ चार्ज है, तो यहां कितना हो जाएगा 4- चार्ज। क्लियर है? इसके लिए अगर हम I का वैल्यू देखें तो I क्या होता है? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व जो हमको यहाँ पे आयन के फॉर्म में दिख रहा है 4+1 पार्टिकल, दैट इज 5 पार्टिकल। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 पार्टिकल है ओनली, तो ये हो जाएगा 5/1 मीन्स I की वैल्यू यहाँ आप लिख सकते हैं 5। तो हमें जो कंपाउंड गिवन है इसमें वेंट ऑफ फैक्टर कितना है 5। अब ऑप्शंस में चेक करते हैं कि 5 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 जब इसको हम आयोनाइज करेंगे तो देखिए एल्यूमिनियम आयन बनेगा Al3+, और सल्फेट आयन फॉर्म होगा, सल्फेट आयन होगा SO4 यहाँ एल्यूमिनियम के 2 पार्टिकल्स हैं तो ये है 2 पार्टिकल, यहाँ सल्फेट आयन 3 पार्टिकल। अब देखिए इसके लिए अगर हम I का वैल्यू देखना चाहें तो I क्या होगा? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज 2 + 3 5 अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना है? यहाँ सिर्फ 1 पार्टिकल, तो ये देखिए 5। ये हमारा ऑप्शन ए ही मैच कर गया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आप चाहें तो बाकी ऑप्शंस को भी यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए उन पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। जो हमारा बी ऑप्शन है ये है NaCl। जब हम NaCl को आयोनाइज करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? Na+ Cl-। इसके लिए I का वैल्यू क्या होगा? यहाँ देखिए 2 पार्टिकल है तो ये हो जाएगा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2, और NaCl का सिर्फ 1 पार्टिकल है मीन्स थ्योरेटिकल हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमको I का वैल्यू क्या मिल गया? I मिल गया 1। तो ये I जो है हमारा 1 आया है, जो कि हमको आंसर में चाहिए 5, तो ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ऑप्शन सी देख लीजिए। ऑप्शन सी हमारे पास है एल्यूमिनियम नाइट्रेट AlNO3। जब इसका आयन फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा Al3+ NO3-। नाइट्रेट आयन यहाँ पे 3 पार्टिकल बनेंगे, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे I क्या हो जाएगा? I इक्वल टू ऑब्जर्व होगा 1 + 3 दैट इज 4, और थ्योरेटिकल है 1, तो यहाँ से I का वैल्यू हमको कितना मिल गया? 4। ये भी हमारे ऑप्शन को मैच नहीं करेगा क्योंकि हमको क्या चाहिए? 5 I वाला चाहिए। ऑप्शन डी हमारे पास है सोडियम सल्फेट Na2SO4। यहाँ पे इसको आयोनाइज करेंगे तो सोडियम आयन फॉर्म होगा, प्लस साथ में हमको सल्फेट आयन भी मिलेगा। तो सोडियम कितने हैं यहाँ पे? 2, और सल्फेट तो एक ही है, तो यहाँ पे I का वैल्यू हमको मिल जाएगा I इक्वल टू ऑब्जर्व होगा 2 + 1 दैट इज 3, और थ्योरेटिकल होगा 1। तो यहाँ देखिए ये हो गया हमको I का वैल्यू 3। तो इस तरह से हमको समझ आ गया कि हमारे पास जो कंपाउंड था उसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर I कितना था? 5, जो कि मैच करता है ऑप्शन नंबर ए से, और ऑप्शन नंबर ए में कितना है? 5।
तो ये हमारा कंपाउंड ऑप्शन नंबर ए का ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने वेंट ऑफ फैक्टर के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अपने से, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे सेंड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।